सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में। हम ये थ्योरी पढ़ते हैं यूनिट 1 में, जब हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। और आपके बी और एमए प्रोग्राम में जिनके पास पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल या एज अ पॉल साइंस ऑनर्स है, उनके लिए भी। तो जो आज का कंटेंट होगा वो होगा हमारा ओपी गाबा और एंड्रयू हेवर्ट दोनों से। और इसको मैं होलिस्टिकली हर तरीके से मल्टीकल्चरलिज्म को कवर करा दूंगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और आप थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ सकते हो, प्लस अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म की या डाइवर्सिटी की। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो एक पॉलिटिकल और एक सोशल फिलॉसफी है, जो बात करती है रिकग्निशन यानी कि मान्यता देने की, रिस्पेक्ट देने की और अकोमोडेट करने की। अकोमोडेट होता है मतलब सबको साथ लेकर चलना। किस चीज को साथ लेकर चलना? अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स को जो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। एक सोसाइटी है, वहां पे हर तरीके के ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, राइट? तो अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे अलग अलग। तो वो उन सबको हमें रिकॉग्नाइज करना है, मान्यता देनी है, ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट करना है और सबको साथ लेकर चलना है। ये मल्टीकल्चरलिज्म थ्योरी का मेन एस्पेक्ट है, जो कि अगर इंट्रोडक्शन में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर ये बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की और इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की। किसको हमें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए? सारे कल्चरल ग्रुप्स को हमें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। फिर इसकी बात करें इमरजेंस एंड कोर बिलीफ्स कि मल्टीकल्चरलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई और ये किन किन चीजों में मानता है। तो पहली इसकी शुरुआत, जो टर्म है मल्टीकल्चरलिज्म टर्म, ठीक है, ये आया था हमारा 1965 में कनाडा में। ठीक है, तो ये जो वर्ड था 1965 में कनाडा में आया था। और ये उस टाइम पे ये वर्ड यूज किया गया था कल्चरल डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि कनाडा में अलग अलग कल्चर के लोगों का जो है आगमन हो चुका था। और वहां पे हमें जरूरत थी कि इन सबके अलग अलग कल्चर्स के लोगों को एक साथ मिलकर एक साथ रहने की प्रेरणा दी जाए। ठीक है, फिर ये इमर्ज एज अ थ्योरी। अब ये जो वर्ड था 65 में आया, लेकिन एज अ थ्योरी ये कब इमर्ज हुई? तो एज अ थ्योरी जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, जब यूएसए में 1960s में एक मूवमेंट चला था, ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट ये था कि जितने भी जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। ठीक है, तो उन सब ने आवाज उठाई थी उस चीज के लिए। और अगर आपको याद होगा तो ये जो टर्म है ब्लैक कॉन्शियसनेस टर्म, जो आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आया है, ये दिया है हमारा डीयू बॉयस ने। वेब डीयू बॉयस है वैसे इनका नाम, वेब भी लिख लेना। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपके पेपर में आ चुकी है यूजीसी नेट के पेपर में। बाकी अगर आप थ्योरी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो बीएएमए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना काफी है कि 65 में कनाडा में ये टर्म आता है कल्चरल डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए, और यूएसए में 1960s में ये एज अ थ्योरी इमर्ज होता है। मतलब ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, एक तरफ यूएसए में ये चीजें चल रही है तो एक तरफ कनाडा में भी ये चीजें चल रही हैं। देन ये बात करता है टू अपहोल्ड कम्युनल डाइवर्सिटी। कम्युनल डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। रेशियल डिफरेंसेस अगर है, रेस, कास्ट, कलर, रेस बोलते हैं ना हम, एथनिसिटी के बेसिस पे कोई डिफरेंस है, लैंग्वेज के, भाषा के बेसिस पे कोई डिफरेंसेस हैं, तो उन सबको हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए। उन डिफरेंसेस को हमें इग्नोर करते हुए साथ अपहोल्ड करना चाहिए। अपहोल्ड करने का मतलब है कि हमें डिफरेंसेस को इग्नोर करके सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो कौन कौन से डिफरेंसेस की वो बात करते हैं, ये आप यहाँ से थोड़ा सा याद रख सकते हो, कुछ कीवर्ड्स। देन ये ऐसी पॉलिसीज को रिकमेंड करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म वाले, जो कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की बात करे, उनका विभाजन ना करे, लेकिन उनमें यूनिटी, एकता आए। ऐसी कुछ पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए कि जो हर कल्चर के लोगों के लिए अकोमोडेशन का हेल्प करे। देन एडवोकेट, एडवोकेट मतलब लॉयर नहीं, एडवोकेट मतलब होता है सपोर्ट करना, फेवर करना। तो ये फेवर करते हैं फॉर द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मिनोरिटीज। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मल्टीकल्चरलिज्म का ये भी है कि मिनोरिटीज के राइट्स की भी बात करता है। ठीक है, ऑल्दो अगर अभी हम पढ़ेंगे भी थिक ऑन थिक मल्टीकल्चरलिज्म और थिन मल्टीकल्चरलिज्म, उसमें आप ये भी देखोगे कि यार थिक और जो थिन वाले हैं वो कहीं ना कहीं मिनोरिटीज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर स्टिल मल्टीकल्चरलिज्म में मिनोरिटीज की बात आगे चल के होती है जब विल किमलिका आते हैं। ठीक है, तो वो हम पूरी स्टोरी समझेंगे कैसे कैसे ये इवॉल्व हो रहा है। देन इट इम्प्लॉयज अ पॉजिटिव इंडोर्समेंट ऑफ कम्युनल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ। अब कम्युनल डाइवर्सिटी की हम बात इतनी बारी कर चुके हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट में भी किया, इसमें भी मैंने आपको कल्चरल डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन की बात करी। तो इसमें किस कौन से दो राइट्स की ये बात करते हैं?
कम्युनल डाइवर्सिटी को अगर हमें मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए हमें राइट टू रिकॉग्निशन एंड राइट टू रिस्पेक्ट, ये दो राइट्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल के लिखा आते हैं वो तीन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीकल्चरलिज्म की जब शुरुआत हुई तो राइट टू रिकॉग्निशन और राइट टू रिस्पेक्ट, ये दो राइट्स है जो कम्युनल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इनका पॉजिटिव इंडोर्समेंट का मतलब है इनका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, वन इज थिन मल्टीकल्चरलिज्म एंड अदर वन इज थिक मल्टीकल्चरलिज्म, मतलब एक मोटू पतलू। ठीक है, मोटू पतलू से आपको याद रखना है। तो थिक और थिन में क्या डिफरेंस है? थिन मल्टीकल्चरलिज्म वाले कहते हैं अगर लोग लिबरल वैल्यूज की तरफ कमिटेड रहें, ठीक है, तो सोसाइटी में कल्चरल कन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं। ठीक है, ये उनका बहुत थिन मतलब हो गया नैरो, तो ये थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं कि, और ये लिबरल वैल्यूज को रिजेक्ट ही कर देते हैं। अगर देखो लिबरल वैल्यूज है, लिबरल वैल्यूज क्या होती है पहले वो पढ़ लो। लिबरल वैल्यूज हो गई हमारी इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, टॉलरेशन, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति सहनशीलता होना, जैसे ये पिक्चर देख लो, ये थिन मल्टीकल्चरलिज्म की है। ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक है, ये इसके ये जो ब्लैक है, एक ये रिच क्लास की लड़की है, ये हैंडीकैप्ड है, ठीक है, कोई वाइट है, ये वाइट है, ठीक है, ये वाइट है, ब्लैक है, ये कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई डिसेबल है, लेकिन इन सब में एक चीज क्या है कॉमन? लिबरल वैल्यूज। तो ये लिबरल वैल्यूज कॉमन है जिसकी वजह से ये अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एथनिसिटी, अलग अलग रेस के होने के बावजूद एक साथ मिलकर एक हैप्पी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लेकिन और ये बोलते हैं कि लिबरल वैल्यूज जो है, जब तक लिबरल वैल्यूज होंगी लोगों में तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा सोसाइटी में, इनका ऐसा मानना था। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर लिबरल वैल्यूज है तो इलिबरल वैल्यूज भी होंगी, इलिबरल वैल्यूज के साथ लिबरल वैल्यूज क्लैश करेंगी। ठीक है, लिबरल वैल्यूज क्या हो गई? इलिबरल मतलब जो एकदम नेगेटिव वैल्यूज, जैसे ट्रेडिशंस, हेरारकी, हेरारकी क्या होता है? रिच पुअर, ठीक है, या अपने जाति के बेसिस पे आप एक दूसरे के बेस डिस्क्रिमिनेशन करते हो। ट्रेडिशन, कुछ हमारे रूढ़िवादी ट्रेडिशंस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमको क्या करते हैं? भेदभाव करने बोलते हैं कि नहीं इसके साथ खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, इनके साथ दोस्ती नहीं करनी। तो कुछ ट्रेडिशंस ऐसे भी होते हैं। ठीक है, और कुछ कम्युनिटी लाइफ के, हमारी जो कम्युनिटी लाइफ है, जो हम एक ऐसा कम्युनिटी लाइफ का यहाँ पे मतलब है कि हम एक कम्युनिटी का पार्ट है, तो हम अपने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, उससे बाहर हटके दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये भी क्या है? इलिबरल वैल्यूज है, तो एकदम इसके अपोजिट। लेकिन जो मल्टीकल्चरलिज्म का ये वाला अप्रोच है, मतलब थिन मल्टीकल्चरलिज्म, ये इलिबरल वैल्यूज को जो है इग्नोर करता है, एक्सक्लूड करता है। लिबरल वैल्यूज एंड एक्सक्लूड दोज विच आर इलिबरल। तो इलिबरल वैल्यूज को बेसिकली इग्नोर करता है ये वाला। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म भी है कि थिन मल्टीकल्चरलिज्म, क्योंकि थिन मतलब क्या हो गया? नैरो। ठीक है, पतला, तो पतला है तो सिर्फ एक ही बात करेगा। अब जो थिक है वो मोटा है, ठीक है, थिक मतलब मोटा, तो मोटा है तो दोनों की बात कर रहा है, वो लिबरल की भी बात करेगा और इलिबरल वैल्यूज की भी बात करेगा। थिन पतला है तो सिर्फ वो एक, क्योंकि वो पतला है तो सिर्फ उसके अंदर एक ही चीज आ गई, वो लिबरल वैल्यूज। लिबरल वैल्यूज होंगी तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये इसका एक समरी है। बाकी आप कुछ को याद रहे ना रहे, बस इतना याद रखो कि थिन मल्टीकल्चरलिज्म वाले बोलते हैं कि जब तक लिबरल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में तो कल्चरल कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, जो कि हमारा है थिक मल्टीकल्चरलिज्म। तो थिक मल्टीकल्चरलिज्म ये बोलता है कि ये जो है दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, लिबरल भी और नॉन लिबरल वैल्यूज को भी। कि सोसाइटी है तो लिबरल ग्रुप्स भी होंगे जो एक दूसरे के प्रति टॉलरेटेड होंगे, और नॉन लिबरल ग्रुप्स भी होंगे जो एक दूसरे के प्रति घृणा रखते होंगे उनके बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन लेकर आते हैं कि देखो लिबरल भी है, इलिबरल ग्रुप्स भी हैं, दोनों तरीके के ग्रुप्स हैं, तो कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो उसके लिए वो एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं, वो है मॉडस विवेंडी। मॉडस विवेंडी का मतलब होता है प्रेग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज। प्रेग्मेटिक का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड, मतलब कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो कि जो लॉजिकल हो, कि कुछ बातें आपने इसकी मानी, कुछ बातें इन्होंने आपकी मानी, और एक आप पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचे। लेकिन वो जो कॉम्प्रोमाइज आया वो लॉजिकल बेसिस पे होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया कि एक को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया और एक को बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये प्रेग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज आप करने में सफल हो जाते हो, मॉडस विवेंडी आप कर पाते हो, तो सोसाइटी में पीस और स्टेबिलिटी आ सकती है और कल्चरल कन्फ्लिक्ट खत्म हो सकते हैं। ऐसा थिक मल्टीकल्चरलिज्म का मानना था। थिक मल्टीकल्चरलिज्म ये भी बोलता है कि अगर, इफ लिखा है यहाँ पे, इफ अगर मॉडर्न सोसाइटीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर ले कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स को, कि अगर हमारी जो मॉडर्न सोसाइटीज है वो ये मान ले कि हाँ भाई कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स तो होने ही होने हैं, वो इनएविटेबल है। ठीक है, कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन हम उस कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स को
इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसकी डेप्थ को समझ के, ठीक है, उसका अच्छे से विश्लेषण करके। कैसे? अगर आप अवॉइड करो जजिंग विच कल्चर इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, अगर आप बोलो कि यार इसका कल्चर गलत है, मेरा कल्चर सही है, मेरा कल्चर ज्यादा सुपीरियर है, इसका कल्चर तो हमसे नीचा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप दोनों ही कल्चर को इक्वल वैल्यू दे रहे हो, अपने कल्चर को भी, सामने वाले कल्चर को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसके प्रति टॉलरेटेड हो, तो ये क्या होगा, जो कल्चरल डिसएग्रीमेंट्स होने के बावजूद हमारी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होगा। ये थिक मल्टीकल्चरलिज्म का ये नहीं है कि अच्छा आप अपने कल्चर को भी बहुत अच्छा बोलो और दूसरे के कल्चर को भी बहुत अच्छा बोलो, अपने कल्चर को भी सुपीरियर मानो और दूसरे के कल्चर को भी सुपीरियर मानो। पर ये तो प्रैग्मेटिक चीज नहीं हुई, ये तो लॉजिकल नहीं हुआ। हो सकता है वो बस इतना बोलते हैं कि ठीक है आप अपने कल्चर को अच्छा मानो, सुपीरियर मानो, लेकिन दूसरे के कल्चर के लिए आप बुरा मत बोलो, उसको इंफीरियर मत मानो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि उसको भी अच्छा मानो, नहीं, लेकिन आप उसके प्रति टॉलरेटेड रहो। अगर दूसरे कल्चर का कोई बंदा आपसे मिलने आ रहा है, आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ भी आप उसी तरीके से मेल जोल रखो, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके कल्चर को आप हीन भाव से देखो, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। दे शुड रादर अडॉप्ट अ पॉलिसी, इससे अच्छा हमें एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए तो दोनों के पार्टीज को, दोनों पार्टीज यानी कि दोनों कल्चर को अकोमोडेट करके चले, ठीक है, साथ में लेकर चले, ठीक है। ये हो गया आपका थिक। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा थिन क्या है, थिक क्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं फेमस थिंकर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। मिल किमले का पहले थिंकर है जो कि मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, इनकी एक फेमस बुक आती है जिसमें ये बात करते हैं कि हमें मिनॉरिटी राइट्स को लिबरल थ्योरी में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि जो लिबरल थ्योरी है या जो लिबरलिज्म की थ्योरी हमें सिर्फ इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करने की बात करती है, इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है, तो वो कहते हैं कि लिबरल थ्योरी जो है उसमें हमें मिनॉरिटी राइट्स की भी बात करनी चाहिए। और इसी के लिए माइनॉरिटीज के लिए ही वो 3 तरीके के राइट्स की बात करते हैं मिलकर का। पहला हमारा है सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, जिसको वो नेशनल माइनॉरिटीज के लिए बोलते हैं कि जो हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट, हमारे पास मतलब माइनॉरिटीज के पास 3 तरीके के राइट्स होने चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स जो कि किसके लिए होंगे, नेशनल माइनॉरिटीज के लिए होंगे। दूसरा पॉलीएथनिक राइट्स, पॉलीएथनिक राइट्स का दूसरा नाम है कल्चरल राइट्स, जो कि किसके लिए होंगे, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए होंगे। तीसरा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, जो कि किसके लिए होंगे, डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए होंगे। अब इसको एक एक करके समझते हैं क्या है ये। अब जो ये स्क्रीनशॉट है ये एंड्रयू हेविट की बुक से लिया गया है, ठीक है, तो कि मैंने इतना सारा टाइप नहीं कर सकती थी तो फिर मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया, और बाकी सारा जितना भी कंटेंट है आज ओपी गाबा और एंड्रयू हेविट की बुक से ही है। सो इसमें वो देखो ये आपके लिखा हुआ है, जो कि आपके कितनी बार पेपर में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स किसके लिए है, उसने बोला कि सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स बिलोंग करते हैं नेशनल माइनॉरिटीज को। नेशनल माइनॉरिटीज कौन है, ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को शेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं सब एक साथ, ठीक है, और वो अलग अलग एक लैंग्वेज शेयर करते हैं, शेयर्ड लैंग्वेज होता है उनका, मतलब एक ऐसा नेशनल मिनॉरिटी जो एक ही लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है, ऐसी मिनॉरिटी जो एक ही लैंग्वेज बोलती हो। फिर इसके अलावा वो बोलते हैं ये इंडिजिनियस पीपल है, किसके, फर्स्ट नेशन के। तो ये भी आप याद रखना, आप अपने आंसर में लिख सकते हो या कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप उसको टिक कर सकते हो कि फर्स्ट नेशन, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे फर्स्ट नेशन किसको बोला गया है, बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है। तो वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है उसमें भी जो ऐसी मिनॉरिटीज है, नेशनल लेवल पे मिनॉरिटीज हैं जो एक शेयर्ड लैंग्वेज की बिलीव करती हैं, एक शेयर्ड कल्चर में मानती है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी का पार्ट है, उनके लिए हमें सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स देने चाहिए। अब सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स है क्या, राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट वो है क्या, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पावर उनको भी दी जाए, क्योंकि फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म है यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो आप जो है इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मिनॉरिटीज के लिए काम कर रहे हो लेकिन उनको पॉलिटिकल पावर में आने का मौका नहीं दे रहे, तो ये गलत है। आपको सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स का मतलब है उनके पास भी अधिकार होना चाहिए कि वो खुद को खुद रूल कर सके। उनके पास राइट ऑफ सेसेशन भी है, अगर वो चाहें, अगर उनको लगता है नेशनल मिनॉरिटी को कि हमें पॉलिटिकल यूनिट्स में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, हमें पॉलिटिक्स में आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो राइट ऑफ सेसेशन भी उनके पास है। तो अगर पूछा जाए कि राइट ऑफ सेसेशन किसका पार्ट है, तो राइट ऑफ सेसेशन सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स का पार्ट है, जो कि नेशनल मिनॉरिटीज को दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू विल किमले का। राइट ऑफ सेसेशन क्या होता है, जैसे कि आप इंडिया में देख लो, जो पंजाब है वो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, ठीक है, इससे पहले असम से कितने सारे स्टेट अलग हुए हैं ना। तो राइट ऑफ सेसेशन का मतलब है पॉलिटिकल बेसिस पे आप दूसरी कम्युनिटी बना लेते हो। सो आई होप आप समझोगे राइट ऑफ सेसेशन, जिसको हम हिंदी में अलगाव का अधिकार भी बोलते हैं, कि हमें अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी से अलग होना है और एक अपना ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। चाहे फिर हम एक अपना एक अलग देश बनाना चाहते हो या अलग राज्य बनाना चाहते हो, उसके लिए क्यों, क्योंकि हम एज अ माइनॉरिटी हैं और हमें अपना सेल्फ गवर्नमेंट का राइट नहीं मिल रहा है, तो उस चीज के लिए भी बिल किमले को सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं
पॉलीएथनिक राइट्स के लिए जो मैं बता चुकी हूँ, रिलीजियस माइनॉरिटीज और एथनिक ग्रुप्स के लिए ये राइट दिए गए हैं। किसके द्वारा? विल्कम लिका ने बोला है कि ऐसे राइट्स होने चाहिए जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी हो। रिलीजियस माइनॉरिटी कौन होते हैं? जो कि बाहर के देश से हमारे देश में आते हैं इमिग्रेशन करके, ठीक है। जैसे बाहर के देश से मुस्लिम्स आए, जूस आए, सिख आए, ठीक है, सिख तो नहीं कहते चलो, ठीक है। तो ये जो होते हैं कि बाहर से जैसे बांग्लादेशी, तो ये इमिग्रेट करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आके वो रिलीजियस माइनॉरिटी बन जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो सरकार है उनको लीगल एग्जेम्पशंस दे, ठीक है। जो कोई सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, अब सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि सबको जो भी मोटरसाइकिल चलाएंगे उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन इसको सिख पे आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि सिख जो है वो ऑलरेडी टर्बन पहनते हैं, पग पहनते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वही उनका हेलमेट होता है, तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते, राइट। तो ये हो गया। फिर जैसे जूस हैं, मुस्लिम्स हैं, अब मुस्लिम्स को अधिकार देना चाहिए, जूस और मुस्लिम से नॉनवेज बहुत चलता है, तो उनको एनिमल स्लॉटरिंग का अधिकार देना चाहिए, जो कि हमारे सरकार में नहीं दिया गया है, ऐसा करके। तो ये हो गए पॉलीएथनिक राइट्स, ताकि वो अपने कल्चरल को, अपनी कल्चरल यूनिकनेस को मेंटेन करके रख सकें। फिर आता है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। अब इसमें ऐसे ग्रुप आएंगे जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, या जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सीनियर पोजीशन। जैसे बहुत जो एजेड लोग होते हैं वो भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स का पार्ट हो सकते हैं, है ना। और एजुकेशन के मामले में जिन बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिली है, वो उस बेसिस पे डिसएडवांटेज है, तो उनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स लाने की जरूरत है। और यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन के नाम से भी जानते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आप मान सकते हो रिजर्वेशन। ताकि हमें रिजर्वेशन क्यों दे रहे हैं? ताकि जो ऑलरेडी जिनके साथ बहुत टाइम से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है बेसिकली, ठीक है, तो उनको हमने अलग से रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करा, रिजर्वेशन पॉलिसीज बना दी। पहले तो हम बोलते हैं कि चलो लॉस के नजर में सब इक्वल है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिजर्वेशन पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो जिनको, जो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेड है, उनको क्या करना, अपने उससे और ऊपर उठाना, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि वुमेन को बहुत एक्सक्लूड किया गया है, वुमेन के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या जो SC ST कास्ट है, ठीक है, उनको उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो हमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। तो हमें उनको अपने बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ेंगी, ताकि वो भी उसका इस्तेमाल करके आगे आ सके। अब जैसे कट ऑफ निकलती है, तो कट ऑफ जो है EWS वालों के लिए कम कट ऑफ निकलती है, SC ST के लिए कम कट ऑफ निकलती है, जनरल वालों के लिए ज्यादा कट ऑफ निकलती है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पे उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है कि उनको इतनी अच्छी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, इसलिए उनको कम नंबर पे भी ज्यादा ऊपर पोजीशन आने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये तीनों राइट समझ आ गए होंगे। अब विल्किम लिखा जो है अपने बुक के अंदर, ये जो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप इनकी बुक है, इसमें दो तरीके के रिस्ट्रिक्शन या प्रोटेक्शन की भी बात करते हैं। पहला इंटरनल प्रोटेक्शन, इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें बोलते हैं कि ऐसे रूल्स एंड प्रैक्टिसेस जो कि एक कल्चरल कम्युनिटी में होते हैं। अब हर कल्चर है, हर कल्चर का अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं समाज से हटके। हर कल्चर का पहनावा अलग है, उनके शादी करने का तरीका अलग है, तो वो उनके रूल्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं जो उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि हम अपने कल्चर के रूल्स एंड प्रैक्टिसेस से बाधित है, ठीक है। अब मेरे को अगर क्रिश्चियन तरीके से शादी करनी है तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा कल्चर जो है वो हिंदू में मानता है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी, तो ये हो गया, ठीक है। या हमारा कल्चर में हमें बोला जाता है कि बुर्खा पहनो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन हमें बुर्खा नहीं पहनना, तो वो भी क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन ही हुई ना। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन हम पे समाज ने नहीं थोपी, हम वो रिस्ट्रिक्शन हम पे सरकार ने नहीं थोपी, हमारे खुद का कल्चर वो रिस्ट्रिक्शन लेकर आ रहा है। तो हो गया इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। सेकंड बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोटेक्शन की। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो मेजोरिटी में जो सोसाइटी है, या यानी कि जो हमारा स्टेट है, ठीक है, उसको माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये हो गया एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन किससे मिल रही है हमें? स्टेट से, कि जो माइनॉरिटी जो कल्चर ग्रुप है उसको मेजोरिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है, ना कि उसको एक्सप्लॉइट करे। बस अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंकर्स और मेजर वर्क्स, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और जो अगर आंसर राइटिंग में भी आप डालोगे तो बहुत अच्छा आंसर आपका क्वालिटी इनहेंस होगा। विल्कम लेका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनकी बुक का नाम मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। इसकी पूरी बुक का नाम अ लिबरल थ्योरी ऑफ मिनॉरिटी राइट्स है, ठीक है। तो ये आप इसका सब टाइटल भी याद रख सकते हो। इस इम्पॉर्टेंट फॉर UGC NET CRF, नॉट फॉर BAMA।
देन ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, जो मैंने आपको भी 3 तरीके के राइट्स बताए माइनॉरिटी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये वो 3 राइट्स को हम ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा मैंने आपको इंटरनल रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन क्या है वो बता दिया बस। फिर बात करते हैं भिक्खु पारेख की। भिक्खु पारेख भी एक इंपॉर्टेंट थिंकर है मल्टीकल्चरलिज्म के। इनकी फेमस बुक जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में आती है यूजीसी नेट में, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म बात करता है, भिक्खु पारेख किसको फेवर करता है, डायलॉजिकल अप्रोच को, कि अगर हमें किसी के कल्चर को समझना है तो दो कल्चर जब तक आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे डायलॉग्स के थ्रू, ठीक है, तो उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो एक दूसरे के कल्चर के प्रति हम उसको समझ पाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख पाए, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर पाए, तो उसके लिए वो बात करते हैं डायलॉजिकल अप्रोच की, मतलब इंटरैक्शन करके समझना, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भिक्खु पारेख की थ्योरी ये कहती है कि आपका कोई जो कल्चर है वो आप ह्यूमन बींग्स आर कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स पे सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे कल्चर का होता है। हर ह्यूमन बींग का जो एटीट्यूड है, जैसे मेरा जो बिहेवियर है, मेरे जो एटीट्यूड्स है, मेरा जो जीने का तरीका है, ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड है, वो मेरे कल्चर से इंस्पायर्ड है। जैसा मेरा कल्चर होगा वैसा ही मेरा एटीट्यूड, वैसा ही मेरा बिहेवियर और वैसा ही मेरा रहन सहन का तरीका होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, ये आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, और वही बात बस भिक्खु पारेख ने बोली है। ये तो इजी था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे थिंकर की। We have चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर की फेमस बुक है मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। ये भी पेपर में बहुत बार आई है, तो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन वर्ड बस याद रखना, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। टेलर जो है अपनी पहचान बनाना चाहता है, ऐसे याद रख लो, ट्रिक हो जाएगी। टेलर अपनी पहचान बनाना चाहता है पॉलिटिक्स में। फिर इसमें हम emphasize the importance of recognizing the unique identities of individuals and groups। चार्ल्स टेलर इस बुक में बोलते हैं कि हमें क्या रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, हमें किस चीज को मान्यता देने की जरूरत है। हमें मान्यता देने की जरूरत है दूसरे ग्रुप्स के, दूसरे इंडिविजुअल की यूनिक पहचान यानी कि यूनिक आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। अगर हम उनको रिकॉग्निशन देंगे, हम उनको समझेंगे, तो उससे क्या होगा, ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और उनकी डिग्निटी के लिए बहुत ये चीज जरूरी है, ठीक है। आज हमारे लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है। अगर हमारे कल्चर को कोई रिकॉग्निशन देगा, हमारी यूनिक आइडेंटिटी को, हमारे ग्रुप को, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो वही चार्ल्स टेलर ने अपनी बुक द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में बोला है। चौथा थिंकर जो है आयरिस मैरियन यंग। अब ये जो एक ये लेडी थिंकर है, ठीक है, इन्होंने बात किया, इससे पहले सारे मेल थिंकर थे, जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। ये भी फेमस बुक है, ठीक है। इनमें से आपको मैंने देखो 4-5 भी याद करा दिया है, अगर आप इसमें से 2-3 भी लिख लेते हो अपने आंसर में तो इनफ है। और अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो सारी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, इन उसमें उन्होंने डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया था, सेम विल्किम वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि हमें डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप यहाँ पे हमें आ जाएगा, हमारा पॉलिटिक क्या आ जाएगा, एफर्मेटिव एक्शन आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें। और ये बोलती है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो लोगों की स्पेसिफिक नीड्स को टारगेट करे। माइनॉरिटी की जो हर माइनॉरिटी की एक स्पेसिफिक नीड होती है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक नीड होती है, तो उनको एड्रेस करने के लिए हमें डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप लाने की जरूरत है। डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का सिंपल सा मतलब आप ऐसे समझो कि हर सिटीजन है तो इंडिया का पार्ट, लेकिन हर सिटीजन की नीड अलग है, तो उसकी नीड के हिसाब से पॉलिसीज बनाना, बस इतना याद रखना, ठीक है। फिर एडवर्ड सैयद भी इंपॉर्टेंट थिंकर है मल्टीकल्चरलिज्म की। इनकी बुक है ओरिएंटलिज्म, और ओरिएंटलिज्म जो क्रिटिसाइज करता है वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ईस्ट, कि हम जो है ईस्ट को हमेशा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ओरिएंटलिज्म में ओरिएंट का क्या मतलब है, ओरिएंटलिज्म में ईस्ट, ठीक है, और वेस्टर्न को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंटल। वेस्टर्न कंट्रीज को ऑक्सीडेंटल बोलता है, ईस्ट को ओरिएंटल बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा बुक याद रख लो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पैलेस्टीनियन अमेरिकन लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, और ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के फेमस थिंकर माने जाते हैं। बस इसका कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है। So now last but not the least, criticism of multiculturalism। तो पहला, सोशल कोहेशन और नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा सा कंसर्न आ सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव एक्शंस की, माइनॉरिटी राइट्स को अलग से बात करने की। इवन हमने, आपको याद होगा विल्किम लिका ने अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट में राइट टू एसोसिएशन भी दे दिया था कि आप अलग भी हो सकते हो। तो इससे क्या हो सकता है, हमारी नेशनल यूनिटी को हार्म हो सकता है। तो दूसरा इसका चैलेंज ये हो सकता है कि हमें इंडिविजुअल राइट्स और ग्रुप राइट्स को बैलेंस करने में चैलेंज आ सकता है मल्टीकल्चरलिज्म की थ्योरी की वजह से, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये ग्रुप राइट्स हैं जिसमें हमारे कम्युनिटी के राइट्स होंगे, कल्चर के बेसिस पे राइट्स मिलेंगे, और इंडिविजुअल राइट्स जिसमें मैंने आपको बताया था कि
मिनॉरिटी राइट्स को हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है लिबरल थ्योरी में। तो जब हम मिनॉरिटी राइट्स को लिबरल थ्योरी में इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें भी चैलेंज आ सकता है। बस ये दो क्रिटिसिज्म आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है learningmantra.vb। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, तो आप इस ग्रुप पे ज्वाइन करके मुझसे ले सकते हो।